हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके सामने हाजिर हैं सीसीआई मैराथन बेस्ट 6 के टेस्ट सॉल्यूशन के रूप में। अपना विषय इतिहास है। अपन बात करेंगे आज के पेपर में हुए इतिहास के प्रश्नों पर। तो शुरुआत करते हैं अपने इतिहास के प्रश्नों पर। पहले प्रश्न के रूप में दिया गया है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए के तहत दिया गया, एक तरफ सूची दी गई है देशों की सूची और दूसरी तरफ दी गई है उन व्यापारिक कोटियों की या व्यापारिक फैक्ट्रियों की सूची। हम कह सकते हैं कि भारत में आई जो विदेशी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां, उनके द्वारा किस तरह से किस किस स्थान पर अपने देशों की जो है व्यापारिक कोठी के रूप में स्थापित की गई है। तो एक तरफ जो देश दिए गए हैं इनके तहत हम बात करते हैं तो पुर्तगालियों के द्वारा पहली जो फैक्ट्री स्थापित की जाती है वो कोचीन 1503 में स्थापित की जाती है। तो ए का 4 है, एक है 4 इसमें सी में दिख रहा है। दूसरे डच की बात करते हैं तो डचों के द्वारा अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है वो मछलीपट्टनम में की जाती है। अंग्रेजों के द्वारा जो अपनी फैक्ट्री प्रथम फैक्ट्री के रूप में सूरत में स्थापित की जाती है, 3 नंबर वाला सूरत, 1613 ईस्वी में की जाती है। इसके बाद में आती है फ्रांसीसियों के द्वारा अपनी फैक्ट्री जो स्थापित की जाती है वो सूरत में की जाती है। और अंतिम जो शेष रही है वो है आपकी डेनिस, जो ट्रांकेबेर में 1620 ईस्वी में स्थापित की जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का रहेगा आपका पहले 4 नंबर, और उसके बाद में बी का रहेगा 1 नंबर, और सी का रहेगा 3 नंबर, और इसके बाद में डी का रहेगा 5 नंबर, और फिर फ्रांसीसी का रहेगा 2 नंबर। तो 4, 1, 3, 5 और 2, 5 और 2 रहेगा इसका। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो सी में 4, 1, इसके बाद में 3, 5 और 2, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद में है विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या है। यूरोपीय जो कंपनियां थी उनके भारत आने के क्रम की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है पुर्तगाली आते हैं। सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली है। पुर्तगालियों के बाद में डच आते हैं, डचों के बाद में अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आते हैं। ये 4 कंपनियों का जो इसमें क्रम पूछा गया है, इन कंपनियों के आने का क्रम और व्यापार करने के क्रम की बात करते हैं तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आते हैं। इसके बाद में डच आते हैं आपके 1602 ईस्वी में, और अंग्रेजों की जो कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, और फ्रांसीसियों की कंपनी 1664 में होती है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज करता है कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज है फिर भी इनको 3 नंबर पे लिया गया है। तो इसका कारण है कि अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए वो डचों के बाद में आते हैं, और डचों की जो कंपनी है वो 1602 ईस्वी में स्थापित की गई। हाँ, अंग्रेजों की कंपनी जो पहले स्थापित की गई है, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी भारत में बाद में आती है। इसलिए पहले 1 नंबर पे पुर्तगाली रहेंगे, 2 नंबर पे डच रहेंगे, 3 नंबर पे अंग्रेज रहेंगे, और 4 नंबर पे फ्रांसीसी रहेंगे। इस हिसाब से अपन ऑप्शन देखते हैं तो पुर्तगाली सब में आ रहा है, पुर्तगालियों के बाद डच आ रहा है, डच के बाद अंग्रेज है, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी, यानी 127 का आंसर बी है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगालियों की कंपनी 1498 में, डचों की कंपनी 1602 में, और अंग्रेजों की कंपनी 1600 में, फ्रांसीसियों की 1664 में। इनकी कंपनी पहले स्थापित है, लेकिन व्यापार करने ये डचों के बाद में भारत में आते हैं। इसलिए व्यापार करने के क्रम से हम लोग देखते हैं तो अंग्रेज 3 नंबर पे रहेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपके सामने, 1650 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी गैब्रियल ब्राउनटन ने कहां पर व्यापार करने हेतु अपने लाइसेंस प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर है बंगाल, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहला अपना जो प्रमुख, हम व्यापारिक की बात करें या उससे पहले राजनीतिक संस्था की बात करें, कि उन्होंने राजनीतिक रूप से अपने जो पैर जमाए थे वो बंगाल में ही जमाए थे। तो याद रखेंगे 1650 ईस्वी में कर्मचारी का नाम गैब्रियल ब्राउनटन ने अपने व्यापार करने का लाइसेंस है वो प्राप्त किया था बंगाल से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, दस्तक से क्या तात्पर्य है। दस्तक अंग्रेजों के समय और मुगल शासकों के बीच में व्यापार करने के लिए शुल्क मुक्त व्यापार के रूप में इन्हें जाना जाता है। यानी हम लोग बात करेंगे दस्तक जो जारी करने वाला राजा था वो आपका रहेगा फर्रुखशियर। दस्तक जो जारी किया वो जारी किया गया फर्रुखशियर के द्वारा। 1717 ईस्वी में हम लोग कहते हैं कि फर्रुखशियर के द्वारा जब बीमार पड़ने पर जॉन सरमन की अध्यक्षता में दल है वो एक इनसे मिलने के लिए आता है, और उनके इलाज करने के उपलक्ष्य में और उनके द्वारा एक मांग रखी जाती है फर्रुखशियर के सामने जॉन सरमन के द्वारा
कि हमें शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र दिया जाए। एक तरह से कह सकते हैं कि ये बिना किसी कर लिए, यानी सालाना इनकी राशि फिक्स कर दी थी कि 3,000 रुपए ही सालाना देना है, और उनके बदले अंग्रेज है वो मुगल जो क्षेत्र है वहां पे भी और पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह का शुल्क मुक्त व्यापार आज्ञा पत्र था जो मुगलों का राजा फरुखसियर के द्वारा जारी किया गया, और अंग्रेज अधिकारी के रूप में आता है सर जॉन सरमन, उनके द्वारा फरुखसियर के द्वारा उनको जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दस्तक से क्या तात्पर्य है, शुल्क मुक्त व्यापार करने। दस्तक किस मुगल बादशाह के द्वारा जारी किया गया, याद रखना हमें फरुखसियर का नाम, और फरुखसियर के बाद जिसको लंपट मूरख के नाम से जाना जाता है, और किसकी अध्यक्षता में एक दल है वो उनके सामने आता है, सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में आता है। यानी शुल्क मुक्त व्यापार करने का एक आज्ञा पत्र था जिसके द्वारा अंग्रेज लोग हैं वो भारत में किसी भी क्षेत्र और किसी भी कोने में अपना व्यापार कर सकते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो 1799 ईस्वी में किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने भेंट किया। तो याद रखना है 1799 में अवध के जो नवाब थे उनके द्वारा किंग जॉर्ज को बादशाह नामा जो भेंट किया गया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की गई। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कंपनी के रूप में है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की यात्रा करता है, और उनके द्वारा जो मालाबार तट था, केरल का जो तट था, वहां पे उनके द्वारा कालीकट जो जगह है वहां पे इनके द्वारा फैक्ट्री स्थापित की जाती है। और इसके पास में एक जगह है कोचीन, इसके पास एक जगह रहेगी कोचीन जहां पे इनको स्थापित किया जाता है। याद रखेंगे कोचीन जो कालीकट के पास में स्थित है, वहां पे 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री या प्रथम व्यापारी कोठी के रूप में स्थापित किया गया। इन लोगों के भारत आने का प्रमुख जो उद्देश्य है वो गरम मसाले का व्यापार करना था। यूरोपीय कंपनियां भारत आने का जो प्रमुख उद्देश्य रखती है वो गरम मसाले का व्यापार करना, काली मिर्च है, लौंग है, लटकन है, इनका व्यापार करने के लिए आए, क्योंकि यूरोप में ये जो गरम मसाला था वो 60 गुना मुनाफे के साथ बिकता था, इसलिए यूरोपीय कंपनियां भारत की यात्रा करती है। तो याद रखना है पुर्तगाली यात्री के रूप में आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा है, और उन्हीं के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन कालीकट के नजदीक स्थित वो स्थान जहां पे पुर्तगालियों के द्वारा भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो हमें याद रखना है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अब जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले ही स्थापित करेगा। तो सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली, इसलिए सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया गया वो कोचीन में स्थापित किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया। पहला आने वाला व्यक्ति भी वास्को डी गामा था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पूर्व में पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर जो है अल्बुकर्क है। अल्मोड़ा था वो पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर है। पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर रहेगा अल्मोड़ा। पुर्तगालियों का प्रथम जो गवर्नर रहेगा, गवर्नर के रूप में जो नियुक्ति की गई वो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा की गई, लेकिन वास्तव में जो पुर्तगालियों की सत्ता व्यापार के रूप में भारत में स्थापित की गई वो किसके द्वारा की गई, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा की गई, जो 1509 से लेकर 1515 तक भारत में रहता है। उनके द्वारा ही ये वास्तविक सत्ता है वो स्थापित की जाती है। इस बात को याद रखना है कि पहले गवर्नर के रूप में आता है तो हमें अल्मोड़ा का नाम याद रखना है, लेकिन भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक जो सत्ता स्थापित की जाती है वो आपके की जाएगी अल्बुकर्क के द्वारा। तो याद रखेंगे प्रारंभिक राजधानी के रूप में कोचीन थी, लेकिन बाद में नीनू डी गुना जो इनका गवर्नर जनरल है उनके द्वारा इनकी राजधानी है वो गोवा को बनाया जाता है 1530 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, मालाबार तट तक पहुंचने के लिए वास्को डी गामा ने किसकी मदद ली थी। तो इब्न मस्जीद नाम का जो व्यक्ति है और अब्दुल मनिक जो गुजराती व्यापारी था, उनकी सहायता से इन्होंने इस तट पर पहुंचने की कोशिश की और वो सफल रहा। इस ऑप्शन के अनुसार इनका जो राइट आंसर है वो इब्न मस्जीद है, लेकिन अब्दुल मनिक भी एक व्यापारी था गुजराती जिनकी सहायता से वास्को डी गामा है वो भारत की यात्रा करता है। अगले प्रश्न के रूप में वास्को डी गामा कितनी बार भारत की यात्रा करता है।
तो वास्को डी गामा के द्वारा भारत की यात्रा 3 बार की जाती है। प्रथम बार इनका माना जाता है कि इन्होंने भारत की यात्रा कब की, तो हमें याद रखना है कि पहले यूरोपीय यात्री के रूप में 1498 में आता है और ये भारत की समुद्री मार्ग से खोज करता है। भारत की खोज नहीं कर रहा है कि समंदर के रास्ते से भारत किस तरह से जाया जाएगा। तो याद रखना अच्छे से कि भारत की समुद्री मार्ग से खोज करने वाला पहला व्यक्ति जो यूरोप का था, पुर्तगाल का वास्को डी गामा, 1498 में भारत की यात्रा करता है। दूसरी बार इनकी यात्रा जो की जाती है वो 1502 ईस्वी में की जाती है और तीसरी बार जो इनकी यात्रा की जाती है वो 1503 ईस्वी में की 1524 ईस्वी में की जाती है और 1524 में ही वास्को डी गामा की कोची केरल में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी वास्को डी गामा कब कब भारत आता है? 1498 ईस्वी, 1502 ईस्वी और तीसरी बार 1524 में आता है और वहीं पे उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो याद रखना है वास्को डी गामा किस देश का यात्री है? पुर्तगाल का यात्री है और भारत की कितनी बार यात्रा करता है? 3, 1498, 1502 और 1524। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? मुद्रणालय का मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस कि भारत में पहली बार किन के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए हमें याद रखना है कि पुर्तगाली ही सबसे पहले व्यक्ति थे जो तंबाकू की खेती, अफीम की खेती, लाल मिर्च की खेती, अनायास की खेती के साथ साथ भारत में पहली बार 1556 ईस्वी में और गोवा में, याद रखना है गोवा में, यहाँ पे इनके द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, पहली प्रिंटिंग मशीन की स्थापना की गई। तो याद रखना है पहली प्रिंटिंग प्रेस है वो कब स्थापित की गई? 1526 ईस्वी में 56 ईस्वी में की गई और कहां पे स्थापित की गई? गोवा में स्थापित की गई। इसलिए याद रखना कि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में मुद्रणालय या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना उनके द्वारा की जाती है। 1556 गोवा। तो पहले व्यक्ति कौन रहेंगे? इसका सही आंसर रहेगा बी। इसके बाद में भारत में व्यापार करने के लिए सबसे अंत में कौन आए? जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से डचों का हमें पता है 1602 ईस्वी में आए, फ्रांसिस 1664 ईस्वी में आए, अंग्रेजों की कंपनी 1600 में स्थापित हुई और इनके द्वारा पहली फैक्ट्री 1608 में खोली जाती है और पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आते हैं। तो हम इन चारों के अनुसार ये मान सकते हैं कि सबसे अंत में आने वाले कौन थे? फ्रांसीसी, जिनकी कंपनी की स्थापना भारत में 1664 ईस्वी में की गई थी और इनकी कंपनी जो स्थापित होती है, कंपनी के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की जाती है वो 1668 ईस्वी में सूरत में खोली जाती है। अगला प्रश्न है उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसके कंपनी को दस्तक, अभी पीछे पढ़ा हमने, कर मुक्त व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। मैंने पिछले जो प्रश्न था दस्तक से क्या तात्पर्य है उसमें इसकी चर्चा कर दी। 1717 में ये दस्तक जारी किया जाता है फ्रुक्सियर के द्वारा। लंपट बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, मूर्ख कहा जाता है इनको। तो याद रखेंगे फ्रुक्सियर के द्वारा 1717 ईस्वी में कंपनी को दस्तक जारी किया। दस्तक से है कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कहीं भी कर के मुक्त यानी बिना शुल्क के व्यापार किया जा सकता है, सालाना 3000 रुपए देकर। अगला है अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से 1651 ईस्वी में हुगली जो बंगाल में है, बंगाल में ब्रिटिश कारखाना खोला था? तो इसका उत्तर हमें याद रखना है सूजा जो बंगाल का शासक था उनकी अनुमति से ही अंग्रेजों ने 1651 में हुगली जो बंगाल के पास की एक जगह है वहां पे इन्होंने फैक्ट्री खोली थी। तो याद रखेंगे 1651 में अंग्रेजों की फैक्ट्री कहां स्थापित? हुगली। किसकी सहायता से? सूजा की सहायता से खोली जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो गई? याद रखेंगे 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? महारानी एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने पूर्व के देशों के साथ यानी भारत के स्पेशल भारत के लिए पूर्व के जो देश थे उनके देशों के साथ व्यापार करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे डचों की 1602 में है, पुर्तगाली 1498 है और फ्रांसीसी 1664 में। अगले प्रश्न के रूप में भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी कौन सी है? प्रारंभिक राजधानी की हम लोग बात करते हैं तो केरल के पास, जहां पे उन्होंने सबसे पहला दुर्ग खोला, पहली फैक्ट्री खोली। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम जो राजधानी के केंद्र के रूप में हम माने तो ये कोचीन
जो आपका रहेगा कहाँ पे, केरल में सूरत आपका रहता है, गुजरात में समुद्र तट के ये स्थान है, मद्रास आपका रहता है तमिलनाडु में, और इसके बाद कोलकाता रहता है आपका पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल में स्थित है, समुद्र के तट पर स्थान, जहां से यूरोपीय कंपनियों के द्वारा व्यापार किया जाता था। गरम मसाले का व्यापार करने के लिए वो लोग आते हैं। तो कोचीन पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी के रूप में स्थापित था। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी बनाया जाता है गोवा शहर को। याद रखना है, कोचीन के बाद पुर्तगालियों की जो राजधानी बनाई जाती है वो 1530 ईस्वी में है, और वो राजधानी बनाई जाती है गोवा को। और गोवा को राजधानी बनाने वाले हमें याद रखना है नीनू डी कुना, नीनू डी कुनहा के द्वारा ये राजधानी बनाई जाती है 1530 ईस्वी में। इससे पहले की हम बात करते हैं कि 1510 ईस्वी में, याद रखना है, अल्बुकर्क जो अगला जो सेकंड नंबर का गवर्नर और भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक सत्ता का गवर्नर माना जाता है, अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा है वो बीजापुर के शासक, गोवा है वो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से जीतकर पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि गोवा को पुर्तगालियों ने किस राज्य से छीना, तो बीजापुर से। और उस समय बीजापुर के शासक कौन थे, यूसुफ आदिल शाही। उस समय बीजापुर के शासक रहेंगे यूसुफ आदिल शाही। कब छीना गया, 1510 में व्यापारिक केंद्र बनता है, लेकिन कैपिटल के रूप में इसको स्थापित किया जाता है 1530, और स्थापित करने का श्रेय जाता है नीनू डी कुनहा गवर्नर के द्वारा, लेकिन इसको जीतने का श्रेय जाता है, याद रखना है, द्वितीय गवर्नर और पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में। किस राज्य से, गोवा से, और वहां का शासक कौन, सॉरी बीजापुर से, और वहां का शासक कौन है, यूसुफ आदिल शाही। मध्यकाल में कौन सी यूरोपीय शक्ति ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध, जो सबसे पहले आने वाले सर्वप्रथम हो ही गए, पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं 1498 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, अकबर सेकंड के द्वारा, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा, लंदन भेजा। उसी के उपलक्ष्य में इनके द्वारा इनको राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। और राजा राम मोहन राय वापस नहीं लौटते हैं। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, ब्रिस्टल शहर जो लंदन के पास में स्थित है। अंग्रेज अधिकारी हडसन ने किस मुगल बादशाह को हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है, दिल्ली में स्थित है, बहुत सारी विशेषताएं ली हुए हैं। पहला मकबरा है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया, मुगल काल का पहला मकबरा जिसमें संगमरमर का प्रयोग पहली बार, पहला मकबरा है जिसमें पहली बार दोहरी गुंबद का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, पहला मकबरा जो रहेगा जिसमें हुमायूं सहित 5 मुगल बादशाहों की वो समाधि है, वो वहां पे स्थित है, कब्र स्थित है। ऐसी विशेषता 4 बाग शैली में विकसित मुगल काल का पहला मकबरा माना जाता है। नालंदा की पंचरथ शैली से प्रभावित मकबरे के रूप में, नालंदा की पंचरथ शैली से प्रभावित मकबरे के रूप में इसे जाना जाता है। इसी से जो दिल्ली में था 1857 की क्रांति के समय, हडसन के द्वारा इसको गिरफ्तार किया जाता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो याद रखना है, 1857 की क्रांति के समय भारतीय क्रांतिकारियों के नेता के रूप में बहादुर शाह जफर द्वितीय था। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई को विद्रोह करके 11 मई को दिल्ली पहुंचकर भारतीय क्रांतिकारियों का जो लीडर घोषित किया, नेता घोषित किया, वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को किया। और द्वितीय को हडसन और निकलसन के द्वारा उनके सामने लड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसमें से निकलसन की उस युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में हडसन के द्वारा हुमायूं के मकबरे से जहां ये रहता था, वहां से बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अगला अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में साम्राज्य का वास्तविक, मैंने पहले भी चर्चा कर ली कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर था, द्वितीय गवर्नर के रूप में आता है, लेकिन पुर्तगालियों की वास्तविक सत्ता को स्थापित करके जाता है, इसलिए इनको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ, तो इसे हमें याद रखना है। जो ऑप्शन दिए गए, उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से हटा दिया,
इसके बाद सीढ़ी से उतरते हुए समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक युद्ध में अपने भतीजे के द्वारा वो पराजित हो गए थे और जहांगीर शाह पे सबसे ज्यादा प्रभाव था उनकी प्रेमिका लाल कुंवरी का सबसे अधिक प्रभाव था जहांगीर शाह पे, जो उनकी प्रेमिका के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? अली बंधु कहा जाता है, हुसैन अली और अब्दुल अली। ये किंग मेकर है। मुगल काल के किन व्यक्तियों को किंग मेकर कहा जाता है? राजा बनाने में इनकी बहादुर शाह से लेकर फर्रुखसियर के बीच में जो राजा रहे, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, रफीउल दर्जात, रफीउल दौला, मोहम्मद शाह, इनको राजा बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाने के कारण इनको हिंदी में राजा बनाने वाले, अंग्रेजी में किंग मेकर कहा जाता है। या इनको आप अली बंधु बोल सकते हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला अली। अली बंधु भी कहा जाता है, जिसमें दो नाम रहेंगे, एक हुसैन अली और दूसरा नाम रहेगा आपका हुसैन अली और अब्दुल्ला अली। इनके द्वारा मुगल काल के जो उत्तर मुगल काल के राजा थे उनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा रहेगी। तो सही आंसर हुसैन अली और अब्दुल्ला अली। इसके बाद मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। ये अंतिम क्यों है कि मयूर सिंहासन है वो शाहजहां के द्वारा स्थापित किया जाता है। पहले तो याद रखना है इसको स्थापित किसने किया, कि मयूर सिंहासन को स्थापित करने का श्रेय जाता है वो मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। मुगलों का जो शासनकाल है, शाहजहां का जो शासनकाल है, वो स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। अब मोहम्मद शाह अंतिम था क्योंकि इनके समय 1739 में ईरान का जो आक्रमणकारी था नादिर शाह का आक्रमण होता है और करनाल के युद्ध में इसको पराजित करने के बाद नादिर शाह उस कोहिनूर हीरा जो मयूर सिंहासन के रूप में जड़ा गया था उनको लूट के लेके जाता है। कोहिनूर हीरे को जो मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था उनको लूट के नादिर शाह अपने देश ले जाता है। इसलिए इसके बाद में बैठने वालों के लिए मयूर सिंहासन रहा नहीं। तो इसलिए यह आक्रमण किसके समय होता है? मोहम्मद शाह के समय 1739 में होता है। इसको करनाल का युद्ध कहा जाता है और आक्रमणकारी कौन था? नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये ईरान का रहने वाला है और फ्रांस के राजा नेपोलियन की तरह शक्तिशाली था, इसलिए इनको ईरान के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। कोहिनूर हीरा जो उसमें शाहजहां के द्वारा स्थापित किया गया उसको लगाया गया और उसके बाद इस युद्ध में जीतने के बाद दिल्ली को लूटने के बाद ये अपने देश साथ में ले जाता है। इसलिए अंतिम शासक रहेगा मोहम्मद शाह और उस पर बैठने वाला पहला शासक रहेगा शाहजहां। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस कहते हैं। फारसी भाषा का शब्द है तख्त, तख्ते ताउस, जिसका शाब्दिक अर्थ मयूर है। बादशाह की जो कुर्सी थी उसके दोनों और मोरों की आकृतियों को जड़ा गया था। इनमें से कौन सा नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो रहती है यानी पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। पहला जो इनका गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के द्वारा शांत जल की नीति, इस हिंद महासागर का जो एरिया भारत की सीमा बनाता है यूरोपीय कंपनियां वहां व्यापार करती है। पहली कंपनी पुर्तगाली थे। वो लोग ये चाहते थे कि हिंद महासागर जो भारतीय सीमा के तट रेखा पर स्थित जो क्षेत्र है वहां किसी अन्य कंपनी के द्वारा व्यापार करने से पहले व्यापार करने के लिए उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। उसको कार्टेस पद्धति कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे व्यापार का एकाधिकार बनाए रखने की ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि हिंद महासागर की तटीय सीमा जो भारत से लगती वहां पे पुर्तगालियों का व्यापारिक दृष्टि से एकाधिकार बना रहे, इसलिए इस नीति को नीला जल योजना या ब्लू वाटर कहा जाता है। पहला जो था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के द्वारा इस नीति को लागू किया गया। अगला, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग कहें प्रथम व्यापारिक कोठी कहें, दोनों एक ही चीज है, कोचीन में स्थापित किए गए। 1503 में पहला जो दुर्ग है भी वहीं स्थापित किया जाता है। पहली व्यापारिक कोठी भी उनके द्वारा वहीं स्थापित की जाती है 1503 में। तो ये हमारे इंडियन हिस्ट्री से संबंधित सवाल रहे और जिस तरह से जो सवालों का लेवल है आप खुद लोग इनको अच्छे से निचोड़ करके हम लोग इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान में बदलता हुआ पैटर्न है, किस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, उनके अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करें। फिर से हम मिलते हैं। सबको ऑल द बेस्ट। आगे वाले टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। फिर से हम सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।